नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या पाव पे। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अपने घर में मस्त होंगे और अपने एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने अतिलग्न 3 प्रश्न किए थे जो कि पेपर 5 के थे, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के। आज के हमें इस वीडियो में यहाँ से हमें स्टार्ट करना था, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, हिमोड़ किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, जब हिमानी चट्टानों को घर्षित कर उसका चूर्ण पर्वत के निचले भागों में जमा कर देता है तो इन्हें हिमोड़ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भूमिगत जल किसे कहते हैं? तो चट्टानों के छिद्रों और दरारों से होकर वर्षा का जल या प्रवाहित जल भूपृष्ठ के नीचे चला जाता है, इसे भूमिगत जल कहते हैं। अगला प्रश्न है, कैनियन किसे कहते हैं? तो नदियों के गार्ज के वृहद रूप को कैनियन कहते हैं। अगला प्रश्न है, जलप्रपात किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, जब नदी का जल ऊंचाई से खड़े ढाल के सहारे अधिक वेग से नीचे गिरता है तो इसे जलप्रपात कहते हैं। अगला प्रश्न है, बरखान किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, चंद्राकार या चापाकार बालू का स्तूप को बरखान कहते हैं। अगला प्रश्न है, नदी विसर्प किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, पर्वतीय भाग से जब नदी नीचे उतरती है तो मैदानी रूप भागों में उसकी गति मंद पड़ जाती है, जिससे नदी का मार्ग घुमावदार हो जाता है। इन टेढ़े मेढ़े मोड़ों को ही नदी विसर्प यानी मियांडर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, पृथ्वी के चारों ओर हजारों किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तृत रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन प्रकृति वाले गैसों के यांत्रिक या भौतिक मिश्रण को वायुमंडल कहते हैं। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो यह वायुमंडल की सबसे निचली और सघन परत है, जिसमें वायुमंडल के समस्त गैसीय द्रव्यमान का 75% पाया जाता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल को कितने संस्तरों में बांटा गया है? तो वायुमंडल को 5 संस्तरों में बांटा गया है: शोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल और आयन मंडल और बहिर्मंडल। अगला प्रश्न है, वायुमंडल के प्रमुख तत्व क्या हैं? तो वायुमंडल के प्रमुख तत्व हैं तापमान, वायुदाब पेटियाँ, पवन, वायुमंडल की आर्द्रता तथा वर्षा। अगला प्रश्न है, वायुदाब नापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं बैरोमीटर। अगला प्रश्न है, संघनन किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, जब वायुमंडल का ताप घटने लगता है तो वह जल वाष्प में परिवर्तित हो जाती है, जिसे संघनन कहते हैं। अगला प्रश्न है, वायुदाब का मापन किया जाता है? तो इसका उत्तर है मिलीबार में। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर वायुदाब की कितनी पेटियाँ पाई जाती हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, पृथ्वी पर वायुदाब की निम्न पेटियाँ पाई जाती हैं: विषुवतीय या भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब उपोषण उच्च दाब पेटी, अध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी और ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की आर्द्रता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो इसका उत्तर है, वायुमंडल की आर्द्रता आर्द्रमापी द्वारा मापी जाती है। अगला प्रश्न है, वायुदाब या वायु भार किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, धरातल पर वायुमंडल की समस्त परतों के पड़ने वाले भार को वायुदाब या वायु भार कहते हैं। अगला प्रश्न है, पवन किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कोरियोलिस बल किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण ही हवाओं की दिशा में विशेष यानी मुड़ना हो जाता है। इस परिवर्तनकारी बल को विक्षेप बल या कोरियोलिस बल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पवनों के प्रकार बताइए। तो पवनों के प्रकार निम्नलिखित हैं: स्थायी अथवा प्रचलित भूमंडलीय पवने, और सामयिक या मौसमी अथवा अस्थायी पवने, और स्थानीय पवने। अगला प्रश्न है, प्रचंड पचासा तथा चीखता मुसाठा किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, पछुआ पवन की तीव्र गति से चलने और उससे उत्पन्न होने वाली ध्वनि के कारण 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर प्रचंड पचासा तथा 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर चीखता साढ़ा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ट्रेड विंड्स किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, व्यापारिक सन्मार्गी पवन को अंग्रेजी में ट्रेड विंड्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मानसूनी पवनें क्या हैं? तो वे पवनें जिनकी दिशा में मौसम के अनुसार पूर्ण परिवर्तन आ जाता है मानसूनी पवनें कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, स्थलीय तथा सागरीय समीर की दिशा में कितना परिवर्तन होता है? तो इसका उत्तर है, इनकी दिशा में 24 घंटे के अंदर 2 बार परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है, चक्रवात क्या है? तो पवनों का ऐसा चक्र जिसमें अंदर की ओर वायुदाब कम और बाहर की ओर अधिक होता है चक्रवात कहलाता है। अगला प्रश्न है, विश्व की मुख्य हवाओं का नामोल्लेख कीजिए। तो विश्व की कुछ मुख्य स्थानीय हवाएं हैं: चिनूक, फान, सिरोक्को, बोरा, बिल्जर्स आदि। अगला प्रश्न है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, कर्क तथा मकर रेखाओं के मध्य उष्ण कटिबंधीय में उत्पन्न तथा विकसित होने वाले चक्रवातों को उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। अगला प्रश्न है, लहरें किसे कहते हैं? तो जल की सतह से टकराकर हवाएं उस विभिन्न स्थान से उठा देती हैं
जिससे मोड़ों के रूपों में जल ऊपर नीचे होता है, इसे लहरें कहते हैं। अगला प्रश्न है ज्वार भाटा किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वर तथा नीचे गिरकर सागर की ओर पीछे लौटने को भाटा कहते हैं। अगला प्रश्न है महासागरीय धाराएं कितने प्रकार की होती हैं? तो महासागरीय धाराएं दो प्रकार की होती हैं, गर्म धाराएं और ठंडी धाराएं। अगला प्रश्न है गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर की एक प्रमुख गर्म जलधारा है। अगला प्रश्न है समुद्री जल की प्रमुख गतियाँ कौन सी हैं? तो इसकी गतियाँ हैं लहरें, ज्वार भाटा तथा धाराएं समुद्री जल की मुख्य गतियाँ हैं। अगला प्रश्न है किन्हीं 3 महासागरीय धाराओं का नामोल्लेख कीजिए। तो इसका है क्यूरोसिया धारा, क्यूराइल की धारा, लेब्राडोर की धारा। अगला प्रश्न है संविधान किसे कहते हैं? संविधान उन आधारभूत नियमों एवं कानूनों का संग्रह है जिनके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। संविधान सरकार की शक्ति तथा स्रोत है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? तो संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की 2 विशेषताएं लिखिए। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य और मूल अधिकारों की व्यवस्था। अगला प्रश्न है भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? तो भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। अगला प्रश्न भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकारों में प्राप्त हैं? तो भारतीय नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। अगला प्रश्न भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अगला प्रश्न है गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस प्रत्येक 26 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है नागरिकता प्राप्त करने की आवश्यक शर्तें क्या हैं? नागरिकता प्राप्त करने की 5 आवश्यक शर्तें हैं। जन्म, वंशानुगत, पंजीकरण, प्राकृतिक और क्षेत्र समाविष्ट। अगला प्रश्न है एकल नागरिकता क्या है? यद्यपि भारतीय संविधान संघीय है और इसने दोहरी पद्धति को केंद्र एवं राज्य को अपनाया है, लेकिन इसमें केवल एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है, अर्थात भारतीय नागरिकता कहलाता है। अगला प्रश्न है मूल अधिकारों से क्या तात्पर्य है? तो मूल अधिकारों का तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है। ये अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने एवं राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आज़ादी की सुरक्षा करते हैं। अगला प्रश्न है संपत्ति के मूल अधिकारों को संविधान के किस भाग द्वारा समाप्त कर दिया गया? तो भाग 3 द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है नीति निर्देशक तत्वों से क्या आशय है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य जन कल्याण को प्रोत्साहित करने वाले सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है। अगला प्रश्न है किन्हीं 2 नीति निर्देशक तत्वों के नाम बताइए। तो आर्थिक सुरक्षा संबंधी तत्व, सामाजिक प्रगति संबंधी तत्व। अगला प्रश्न है उपभोक्ता का क्या अर्थ है? जब कोई व्यक्ति कोई माल या सामान खरीदता है तो वह उस माल सामान का उपभोक्ता कहलाता है। अगला प्रश्न है उपभोक्ता विवाद प्रतिपोष अभिकरण के कितने प्रकार हैं? तो जिला फोरम, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग। अगला प्रश्न है उपभोक्ता अपनी शिकायतें कहाँ पर कर सकते हैं? तो उपभोक्ता अपनी शिकायतें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत स्थापित विशेष न्यायालयों में कर सकते हैं। अगला प्रश्न है उपभोक्ता कितने प्रकार का हो सकता है? तो कोई भी व्यक्ति 2 प्रकार का उपभोक्ता हो सकता है, माल का उपभोक्ता और सेवाओं का उपभोक्ता। अगला प्रश्न है कृषि के क्षेत्र में क्रांति की शुरुआत कब से हुई? तो कृषि के क्षेत्र में क्रांति की शुरुआत सन 1960 से हुई। अगला प्रश्न है वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान कितना है? तो 35% है। अगला प्रश्न प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन सी हैं? तो प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं चावल, गेहूँ, मक्का, मोटे अनाज और दालें। अगला प्रश्न है हरित क्रांति का प्रमुख दोष है तो क्या है? कुछ फसलें तक सीमित होना। अगला प्रश्न है मुद्रा का अर्थ क्या है? तो मुद्रा में वे सब वस्तुएं शामिल हैं जो किसी भी समय एवं स्थान पर बिना संदेह और बिना किसी जांच के अन्य वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने और व्यापारिक दायित्वों को चुकाने के साधन के रूप में प्रचलित हैं। अगला प्रश्न है चेक क्या है? चेक एक शर्त रहित लिखित आज्ञापत्र है। अगला प्रश्न है चेक कितने प्रकार का होता है? चेक 3 प्रकार के होते हैं, बाह्य चेक, आदेशानुसार चेक और रेखांकित चेक। अगला प्रश्न है बैंक ड्राफ्ट क्या है? तो बैंक ड्राफ्ट डिमांड ड्राफ्ट आज्ञापत्र होता है जिसका लिखने वाला बैंक अपनी अन्य शाखा को आदेश देता है कि उसमें लिखित धनराशि का उसमें लिखित व्यक्ति, शाखा और संस्था को मांगने पर भुगतान कर दें। अगला प्रश्न है प्रतिज्ञा पत्र क्या है? प्रतिज्ञा पत्र एक महत्वपूर्ण साख पत्र है। प्रतिज्ञा पत्र शर्त रहित प्रतिज्ञा है। अगला प्रश्न है हुंडी क्या है? हुंडी भारतीय भाषा में लिखा गया साख पत्र है जिसमें लिखने वाले किसी निश्चित व्यक्ति को आश्वासन देता है कि वह उसमें लिखित धनराशि का भुगतान स्वयं को या उसमें लिखित व्यक्ति को या उसके आदेश अनुसार धारक को दे दे। इस पर मूल्य अनुसार टिकट लगाया जाता है। अगला प्रश्न है मुद्रास्फीति कितने प्रकार की होती है? मुद्रास्फीति 2 प्रकार की होती है, आंशिक मुद्रास्फीति और पूर्ण मुद्रास्फीति। अगला प्रश्न है मुद्रा का अवमूल्यन क्या है? जब विदेशी मुद्रा में देश की मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है तो इसे मुद्रा अवमूल्यन कहते हैं।
अगला प्रश्न है शाख मुद्रा के प्रचलित रूपों के नाम लिखिए। शाख मुद्रा के 5 प्रचलित रूप हैं, चेक, बैंक ड्राफ्ट, प्रतिज्ञा पत्र और हुंडी और विनिमय विपत्र। अगला प्रश्न है औद्योगिकरण क्या है। औद्योगिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें उद्योग का नियमित व क्रमिक विकास होता रहता है तथा धीरे धीरे उसमें नवीनता एवं आधुनिकता का समावेश होता रहता है। कुटीर उद्योग क्या है। वह उद्योग जो पूर्ण रूप से या मुख्य रूप से परिवार के सदस्यों की सहायता से या तो पूर्णकालिक व्यवसाय के रूप में या अंशकालिक व्यवसाय के रूप में चलाए जाते हैं, जिसमें परंपरागत विधियों के बाद स्थानीय कच्चे माल का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है लघु उद्योग को समझाइए। लघु उद्योग में उन सब कारखानों इकाइयों को शामिल किया जाता है जिसमें 1 करोड़ तक की पूंजी का मशीनों तथा संयंत्रों में निवेश हुआ है। अगला प्रश्न है अति लघु उद्योग क्या है। वह उद्योग जिसमें 25 लाख तक की पूंजी का निवेश हुआ है। अगला क्या है कुटीर एवं लघु उद्योग में की प्रमुख समस्याएं क्या हैं। कच्चे माल की समस्या, बड़े उद्योगों में प्रतियोगिता। अगला प्रश्न क्या है सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योग की वर्तमान में संख्या कितनी है। 3। बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी एक ऐसे फर्में होती हैं जिनका प्रधान कार्यालय तो एक देश में होता है किंतु उनकी व्यापारिक क्रियाएं बहुत से अन्य देशों में होती हैं। इन्हें राष्ट्र निगम भी कहते हैं। अगला प्रश्न है संविधान के निर्माण में कितने समय लगा। यह संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया। तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। पारित कब हुआ 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है मौलिक अधिकार किसकी निरंकुशता पर रोक लगाते हैं। तो मौलिक अधिकार सरकार की निरंकुशता पर रोक लगाते हैं। अगला प्रश्न है सल्तनत युग में चरसा शब्द किससे संबंधित था। तो सिंचाई के लिए प्रयोग की जाने वाले चमड़े की बाल्टी का। अगला प्रश्न है गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था। तो कैकुबाद था। अगला प्रश्न है मंगोल आक्रमण से भारत की उत्तर पश्चिम सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए बलबन ने कौन से कार्य किए। तो उसने अपने बेटे मोहम्मद खान को लड़ने भेजा था। अगला प्रश्न है दिल्ली के अधिकांश सुल्तानों द्वारा खलीफा के पद को संभावित करने का वास्तविक लक्ष्य क्या था। तो सुल्तान खुद को खुदा का प्रतीक समझते थे। अगला प्रश्न है सल्तनत काल में तूतीय हिंद भारत को तोता की उपाधि मिली है। तो अमीर खुसरो को दी गई थी। शिवाजी के समय सरसूबादार किसे कहा गया था। तो किसी क्षेत्र विशेष के प्रतिनिधि और सेनापति को कहा गया था। अगला प्रश्न है 86वें संशोधन में अनुच्छेद 21A के ए में जोड़े गया शिक्षा का अधिकार क्या है। तो जो अधिकार था वो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा। अगला प्रश्न है समवर्ती सूची किसे कहते हैं। तो जिसमें केंद्र व राज्य दोनों के विषय में कानून बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है FIR का पूरा नाम क्या है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। अगला प्रश्न है सेल कितने प्रकार के होते हैं लिखिए। अग्नेय सेल, अवसादी सेल और रूपांतरित सेल। स्वेज नहर किन सागरों को जोड़ती है। तो लाल सागर और भूमध्य सागर को। अगला प्रश्न है टुंड्रा प्रदेश में चलने वाली हवाओं को किस नाम से जानते हैं। तो पछुआ पवन के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है अमेजन तथा जायरे घाटी के लोगों के मुख्य व्यवसाय क्या थे। पशुपालन, मत्स्य पालन और दुग्ध उद्योग। अगला प्रश्न है आग्नेय सेल के उदाहरण बताइए। तो इसके उदाहरण है ग्रेनाइट और बेसाल्ट। अगला प्रश्न है पैंजिया किसे कहते हैं। भूस्खलन के कारण जो भूखंड निर्मित होता है। अगला प्रश्न है कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रांत में स्थित है। इसका निर्माण किसने कराया था। तो कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण गंगवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। सूर्य मंदिर कोणार्क जो कि उड़ीसा में है, पुरी से लगभग 30 किलोमीटर दूर समुद्र तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है चोलों के शासनकाल में जनपद तथा गांवों को क्या कहा जाता था। तो चोलों के शासनकाल में जनपद को नाडु तथा गांवों को कुर्रम कहा जाता था। अगला प्रश्न है इब्राहिम लोदी और बाबर का युद्ध कब और कहाँ पर हुआ। तो सन 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और बाबर का मुकाबला हुआ। युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय हुई। इब्राहिम लोदी मारा गया। बाबर ने लोदी वंश का अंत करके भारत में मुगल वंश की स्थापना की। अगला प्रश्न है मोहम्मद साहब के 5 सिद्धांतों में ज़कात का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसका अर्थ है अपनी वार्षिक कमाई का 2.5% का दान करना। अगला प्रश्न है पृथ्वी की भूपर्पटी के नीचे आधा स्तर में 3 परतें कौन कौन सी हैं। तो पृथ्वी की भूपर्पटी के नीचे आधा स्तर में निम्नलिखित 3 परतें होती हैं, सियाल, सीमा और निफे। अगला प्रश्न है आग्नेय सेल की विशेषताएं बताइए। तो इसका उत्तर है इन चट्टानों की निम्न विशेषताएं हैं। ये चट्टानें जीव जंतु एवं वनस्पति रहित हैं। ये रेशेदार चट्टानें हैं। ये कठोर एवं अपरागमय चट्टानें हैं। इन चट्टानों में परतें नहीं होती हैं। अगला प्रश्न है ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। तो ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और मृत या शांत ज्वालामुखी। अगला प्रश्न है बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं। तो पवन द्वारा रेत एवं बालू के निक्षेप से निर्मित टीलों को बालू का स्तूप कहते हैं। इन स्तूपों के आकार में तथा स्वरूप में बहुत विविधता देखने को मिलती है। बालू का स्तूपों का निर्माण शुष्क तथा अर्ध शुष्क भागों के अलावा
सागर तटीय भागों में झीलों के रेतीले प्रदेशों से होकर प्रवाहित होने वाली सरिताओं में बाढ़ के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, मिस्टल तथा ब्लिजर्ड किस प्रकार की हवाएं हैं? तो मिस्टल या ठंडी ध्रुवीय हवाएं हैं जो सोन नदी की घाटी से होकर चलती है। ठीक है। ब्लिजर्ड या हिम झंझावट, यह बर्फ़ के कणों से युक्त ध्रुवीय हवाएं हैं। रूस के टुंड्रा प्रदेश एवं साइबेरिया में ब्लिजर्ड का स्थानीय नाम क्रमशः फुरगा व बुरान है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा कब बनाई गई? इसमें कुल कितने लोग थे? तो संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई, जिसमें से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से, 93 सदस्य देशी रियासतों से तथा शेष 4 सदस्य चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से आते थे। अगला प्रश्न है, अगला उत्तर पॉइंट है, प्रत्येक संप्रभु राष्ट्र का अपना एक संविधान होता है। भाषा का भी अपना अलग अलग संविधान है, जिसे संविधान निर्मात्री सभा ने तैयार किया था। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के 296 स्थानों के लिए चुनाव हुए। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को प्रारंभ हुआ था तथा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। अगला प्रश्न है, पंथ निरपेक्ष से आप क्या समझते हैं? तो पंथ निरपेक्ष राज्य उस राज्य को कहते हैं जिसमें राज्य की निगाह में सभी पंथ या धर्म समान होते हैं। अगला प्रश्न है, कालिदास के 2 ग्रंथों के नाम लिखिए। तो रघुवंश महाकाव्य और अभिज्ञान शाकुंतलम। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन चित्रकला के 2 केंद्रों के नाम लिखिए। मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, राजपूतों की उन्नति में से संबंधित 2 सिद्धांतों का नाम उल्लिखित कीजिए। तो राजपूतों की उत्पत्ति का प्रश्न भारतीय इतिहासकारों में अत्यंत विवादग्रस्त है। महाभारत में राजपूत शब्द का उल्लेख कुलीन क्षत्रिय के लिए किया गया है। बाढ़ के हर्ष चरित्र में राजपूत शब्द का प्रयोग सैनिकों के लिए किया गया है। इस संबंध में विद्वानों ने निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। पहला पॉइंट है, विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल डॉट ने अग्निकुंड वाली अनुश्रुति के आधार पर राजपूतों को विदेशी बतलाया है। उनका कथन है कि राजपूत सिथियन या शकों के वंशज थे जो 6ठी शताब्दी के लगभग भारत में प्रविष्ट हुए। इन्हीं विदेशी विजेताओं को जब वे शासक बन बैठे तो उन्हें अग्नि संस्कार द्वारा पवित्र कर हिंदू जाति व्यवस्था के अंतर्गत ले लिया गया। चूँकि वे शासन का काम करते थे और यही काम क्षत्रिय के भी थे, अतएव उन्हें क्षत्रिय की श्रेणी में रखा गया है और वे राजपूत कहलाएं। अगला प्रश्न है, अग्निकुंड का सिद्धांत। कुछ विद्वानों ने पृथ्वीराज रासो के आधार पर इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है कि प्रतिहार, परमार, चालुक्य तथा चौहान राजपूत अग्निवंशी हैं। आबू पर्वत पर वशिष्ठ जी का यज्ञ एक अग्निकुंड था जिससे परमार, प्रतिहार, चालुक्य तथा चौहान आदि राजपूतों की उत्पत्ति हुई। राजपूतों के ये 4 वंश अग्निवादी कहलाते हैं। इन जातियों से संबंधित अन्य प्रमाणों से इनका संबंध क्षत्रिय कुल से स्पष्ट होता है। राजपूतों की उत्पत्ति का यह सिद्धांत ऐतिहासिक दृष्टि से उचित नहीं जान पड़ता है। अगला प्रश्न है, भोज किस वंश के राजा थे? तो भोज परमार वंश का राजा था। उसकी राजधानी धारा नगरी थी। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो यह जयदेव की रचना है। खजुराहो मंदिर का निर्माण किन राज्यों ने कराया था? तो चंदेल राजाओं ने कराया था। अगला प्रश्न है, भक्तिकालीन 2 संतों के नाम लिखिए। तो भक्ति आंदोलन के संत रामानुजाचार्य और रामानंद और गुरु नानक कबीर। अगला प्रश्न है, जलवायु का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, जलवायु किसी बड़े इलाके का औसत मौसम है जो एक लंबे समय से बना रहता है। सरल शब्दों में, किसी इलाके में किसी एक तरह का औसत मौसम अगर लंबे समय से बना रहता है तो उसे उस इलाके की जलवायु कहा जाता है। मौसम जहाँ कुछ दिनों या घंटों में बदल जा सकता है, वहीं जलवायु बदलने में सैकड़ों हजारों साल का समय लगता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आने वाली 2 स्वतंत्रताओं का उल्लेख कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक। प्रत्येक नागरिक अपनी सामर्थ्य और योग्यता के अनुसार अपनी विकास कर सके, इसके लिए स्वतंत्रता के अधिकार को संविधान में सम्मिलित किया गया है। इस मूल अधिकार के अंतर्गत प्रत्येक भारतीय नागरिक को निम्न स्वतंत्रताएँ प्रदान की गई हैं। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत इस अधिकार से संबंधित निम्न 6 स्वतंत्रताएँ नागरिकों को प्राप्त हैं। संविधान द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को भाषण के रूप में अपने विचार व्यक्त करने एवं उन्हें पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित कराने की स्वतंत्रता दी गई है
तो नागरिकों को शांतिपूर्वक सभा आदि करने की भी स्वतंत्रता प्रदान की गई है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छानुसार व्यवसाय करने के लिए स्वतंत्र है। नागरिकों को मानव हितों के लिए समुदायों अथवा संघ निर्माण की स्वतंत्रता है। नागरिकों को देश की सीमाओं के अंदर स्वतंत्रतापूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, भूस्खलन से क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, भू पृष्ठ पर सैलों के अपक्षय से प्राप्त पदार्थ गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ढाल की दिशा में खिसकना आरंभ कर देते हैं। तीव्र एवं खड़े ढालों पर अपक्षित पदार्थों के आकस्मिक रूप से खिसकने की क्रिया भूस्खलन यानी लैंडस्लाइडिंग कहलाती है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है तब कौन सा ग्रहण पड़ता है? तो चंद्रमा स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता, यह सूर्य का प्रकाश पड़ने से चमकने लगता है। जब पृथ्वी सूर्य तथा चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो चंद्रमा पृथ्वी की छाया में आ जाता है। इसके कारण सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ता और चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। इसे चंद्रग्रहण कहते हैं। यह केवल पूर्णमासी के दिन होता है। जब चंद्रमा पृथ्वी की उपछाया से गुजरता है तो इसके कुछ भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ने लगता है और चंद्रमा का कुछ भाग दिखाई देने लगता है। इसे खंड चंद्र ग्रहण कहते हैं। अगला प्रश्न है, चंदौली के 2 प्रसिद्ध नगरों के नाम बताइए। तो इसका उत्तर है बुंदेलखंड, खजुराहो, महोबा और अजयगढ़। अगला प्रश्न है, राजपूत काल के 4 प्रमुख कवियों के नाम बताइए। कवियों के, तो पृथ्वीराज रासो, हलायुद्ध, नयचंद्र सूरी और पद्मगुप्त। अगला प्रश्न है, भोज प्रबंध किसकी रचना है? तो वल्लाल की रचना है। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? तो हरिसेन थे। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासनकाल में किन 2 मस्जिदों का निर्माण कराया? तो कुब्बत उल इस्लाम, 2.5 दिन का झोपड़ा। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में राज्य का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता था? तो सुल्तान होता था। अगला प्रश्न है, हिम नदियों के अपरदन से वी आकार की घाटी किस आकार में बदल जाती है? तो यू आकार में बदल जाती है। अगला प्रश्न है, वाष्पीकरण से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर है, किसी तत्व या यौगिक का द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित वाष्पीकरण कहलाता है। जैसे पानी का वाष्प बनकर उड़ जाना वाष्पीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न है, सूर्याभिताप किसे कहते हैं? तो सूर्य से आने वाली ऊष्मा को वातावरण द्वारा सोख ली जाती है, सूर्याभिताप कहलाती है। मूल अधिकार किस पर बल देते हैं? तो मूल अधिकार सभी नागरिकों के बुनियादी मानव अधिकार के रूप में परिभाषित किया गया है। तो अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण प्रमुख रूप से किन 2 आधारों से करते हैं? तो श्रम और पूंजी। अगला प्रश्न है, उत्पादन क्या है? तो उत्पादन अर्थशास्त्र में उत्पादन औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा वस्तुओं, सामानों या सेवाओं को निर्मित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो यह लागू हुआ था 1986 में। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज द्वारा रचित पुस्तक का नाम लिखिए। तो इसका नाम था इंडिका। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो सम्राट अशोक के। अगला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने कराया? लिखिए। तो चंद्रेल राजाओं द्वारा। राजपूत कालीन प्रसिद्ध शिक्षा केंद्रों के नाम लिखिए। तो नालंदा, विक्रयशिला, काशी, उज्जैन आदि। महमूद गजनवी ने भारत के प्रसिद्ध मंदिर पर 17 बार आक्रमण किया था। तो इसका उत्तर है सोमनाथ मंदिर पर। अगला प्रश्न है, सल्तनत कालीन राज्य की आय के 2 साधन लिखिए। तो एक था उस्र और खराज। उस्र का है मुसलमानों से लिया जाने वाला कर और अगला है गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर। अगला प्रश्न है, परतदार शैल के 2 उदाहरण लिखिए। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, संगमरमर और लिग्नाइट। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेरिका की अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अगला प्रश्न है, सूर्य ताप किसे कहते हैं? तो सूर्य ताप सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाले सौर विकिरण ऊर्जा को सूर्य ताप कहते हैं। ऊर्जा लघु तरंगों से के रूप में पृथ्वी पर पहुंचती है। अगला प्रश्न है, ज्वार भाटा से आप क्या समझते हैं? तो ज्वार भाटा वह विशिष्ट क्रिया है जिसमें सूर्य व चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षणीय कर्षण की शक्ति के प्रभाव से प्रतिदिन नियमित रूप से समुद्र तल ऊपर उठता है एवं नीचे गिरता है। पानी के ऊपर उठने की क्रिया को ज्वार यानी फ्लो ऑफ द टाइड एवं नीचे गिरने की क्रिया को भाटा यानी एब ऑफ द टाइड कहा जाता है। ज्वार भाटा के समय सागर तल के में आने वाले परिवर्तन को नियमित रूप से मापा जा सकता है। अतः तट पर इसी के अनुसार विशेष सावधानी से जेल की संभावित ऊंचाई की रेखाएं बनाई जा सकती हैं। इसका तटवासियों की सुरक्षा के लिए भी विशेष महत्व है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के किन्हीं 2 मूल अधिकारों के नाम लिखिए। तो जीवित रहने का अधिकार, घूमने फिरने की स्वतंत्रता का अधिकार।
अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? MS स्वामीनाथन थे। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था की मूल समस्याएं लिखिए। तो असीमित आवश्यकताएं थी और सीमित साधन। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल का अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी। अगला प्रश्न, अशोक ने किस धर्म को राजाश्रय प्रदान किया था? तो बौद्ध धर्म को। अजंता वर्तमान भारत के किस राज्य के स्थित थे? तो अजंता गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में हैं। अजंता गुफाएं सन 1983 से यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत ने के किन्हीं दो राजवंशों के नाम लिखिए। तो मूला गुलाम वंश जो कि 1206 से 1290 तक चला, खिलजी वंश 1290 से 1320 तक, तुगलक वंश 1320 से 1414 तक, और सैयद वंश 1414 से 1451, और लोधी वंश 1451 से 1526 तक। अगला प्रश्न है, हर्षकालीन दो शिक्षा केंद्रों के नाम लिखिए। तो नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, किस अक्षांश से रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है? तो शून्य, यह 0 डिग्री अक्षांश से जाने वाली रेखा भूमध्य रेखा कहलाती है। अगला प्रश्न है, अपक्षय क्या है? अपक्षय ऐसी सभी प्रक्रियाएं जिनसे चट्टानें अपने स्थान पर टूटती रहती हैं और टूटा हुआ पदार्थ अपने मूल स्थान पर ही पड़ा रहता है, अपक्षय कहलाता है। अगला प्रश्न है, मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? मौसम और जलवायु में अंतर, किसी स्थान की दिन प्रतिदिन की वायुमंडलीय अवस्थाओं को मौसम कहा जाता है तथा मौसम में होने वाली दीर्घकालिक परिवर्तन को जलवायु कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, मौसम अल्पकालिक वायुमंडलीय दशा को दर्शाता है और जलवायु दीर्घकालिक वायुमंडलीय दशा को दर्शाता है। मौसम और जलवायु दोनों के तत्व तापमान, वायुदाब, आर्द्रता आदि होती हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल के सबसे निचली परत का क्या नाम है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत को सौभमंडल कहते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे गहरे महासागरीय गर्त का क्या नाम है? तो मरीपाना गर्त विश्व का मुख्य प्रमुख और बहुत ही गहरा महासागरीय गर्त है। यह पश्चिमी प्रशांत महासागर में मरियाना द्वीप समूह के 20 किलोमीटर पूर्व से में स्थित है। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों को किन परिस्थितियों में स्थगित किया जा सकता है? तो आपात स्थिति लागू होने की स्थिति में अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर शेष मूल अधिकारों में से किसी को भी राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अस्थायी रूप से निलंबित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत न्यायालय कितने प्रकार का लेख जारी करता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेधादेश, अधिकार परीक्षा आदेश और उत्प्रेषण। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति के किन्हीं दो प्रकारों के नाम लिखिए। आंशिक मुद्रास्फीति, पूर्ण मुद्रित स्फीति और रेंगती या चलती हुई मुद्रास्फीति और स्क्यूफ्लेशन। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पास हुआ? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पास हुआ। अगला है, विकसित अर्थव्यवस्था का क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर है, विकसित अर्थव्यवस्था से अभिप्राय उस अर्थव्यवस्था से है जिस अर्थव्यवस्था ने किस विकास के उच्चतम मानक को प्राप्त कर लिया है तथा लोग उच्च स्तर का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट बृहद्रथ था। अगला प्रश्न है, दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? दशावतार मंदिर देवगढ़ में है। अगला है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक। कबीरदास का जन्म कब हुआ था? कहाँ हुआ था, सॉरी। कबीरदास का जन्म वाराणसी में संवत 1398 में हुआ था। अगला प्रश्न है, चट्टानों कितनी प्रकार की होती हैं? चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति का तात्पर्य कृषि करने के तरीके में सुधार करने तथा कृषि उत्पादन में वृद्धि करने से है। अगला प्रश्न है, जीवमंडल की परिभाषा दीजिए। तो जहाँ स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं वहाँ सभी प्रकार की वनस्पतियों, जीव जंतु, पशु पक्षी आदि का जन्म होता है। यह जीवमंडल या जैव मंडल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नागरिकता किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक। अगला प्रश्न है, खिलजी वंश के 2 शासकों के नाम बताइए। तो जलालुद्दीन खिलजी तथा अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, स्थायी पवन किसे कहते हैं? वे पवनें सदैव एक ही क्रम में वर्ष भर के निश्चित दिशा की ओर चलती हैं, यद्यपि इनका वितरण पूरे ग्लोब पर होता है तथा इसकी उत्पत्ति समस्त ग्लोब के तापक्रम तथा पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न उच्च तथा निम्न वायुदाब से संबंधित है, अतः इन्हें ग्रहीय पवनें भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हुएनसांग कौन था एवं उसका जन्म कब हुआ था? हुएनसांग एक चीनी यात्री था और ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था और यह 15 साल तक रहा था। इसका जन्म 602 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य में साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं? तो गुप्त साम्राज्य के साहित्यिक स्रोत ऋतु संहार, कुमार संबंध, मेघदूत, अभिज्ञान और शकुंतला है। अगला प्रश्न है, भूकंपीय तरंगों को नापने वाले यंत्र क्या कहलाता है? तो रिक्टर स्केल से मापते हैं।
अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले पदार्थों के नाम लिखिए। लावा, चट्टानें और बहुत सी गैसें निकलती हैं। अगला प्रश्न है, नागरिक बनने के लिए किन शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए। अगर दो बाहरी व्यक्ति भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं, उसे कम से कम पहले 7 साल के लिए भारत में रहना होगा। अगला प्रश्न है, ग्रेस्म का नियम लिखिए। तो ग्रेस्म का नियम, बुरा सिक्का जो होता है वह अच्छे सिक्के को चलन से बाहर कर देता है, लेकिन अच्छा सिक्का बुरे सिक्के को चलन से बाहर नहीं करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन है। तो भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, लघु एवं कुटीर उद्योगों में अंतर बताइए। तो लघु उद्योग छोटे पैमाने पर होता है जो मध्यम स्तर के लोग करते हैं। कुटीर कुशल कारीगरों द्वारा कम पूंजी और अधिक कुशलता से अपने हाथों के माध्यम से अपने घरों में निर्माण किया जाता है। दोनों में यही अंतर होता है। अगला अगला प्रश्न है, पृथ्वी कितने दिन से सूर्य का चक्कर पूरा करती है, बताइए। तो इसका उत्तर है 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट 45.51 सेकंड में पूरा करती है। अगला और आखिरी प्रश्न, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, अपने देश की तुलना में एक या एक से अधिक देशों में वस्तुएं व सेवाओं को उत्पन्न करती हैं, उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपकी यहीं समाप्त होती है। अगली वीडियो में हम लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें अगर चैनल पर नए हैं तो, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, अपनी तैयारी को बेहतर करते रहें। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। हैव ए नाइस डे।